नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव में इस वक्त हम लोग हमारे एसबीईसी सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनीज। और इस चैप्टर के सबसे पहले वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी कि कौन से सेक्शन कौन सी टाइप की कंपनी के साथ डील करते हैं, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। और आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारी स्टडी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। तो आप सब लोग अपने पास इंस्टीट्यूट की बुक ले ले, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ ये सारी चीजों को समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट भी करते जाओगे और फिर इसको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे भी, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस ये आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक चीज है जो आप आगे भी सीख चुके हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द काइंड्स ऑफ कंपनीज, काइंड्स यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कैन बी प्रमोटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड द थ्री बेसिक टाइप। कौन से तीन बेसिक टाइप है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर होती है? तो पहली कैटेगरी आएगी अपनी प्राइवेट कंपनी की, देन पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी वन पर्सन कंपनी, जो कि अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट माना जाता है। तो तीन टाइप की कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बात की है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी वन पर्सन कंपनी। अब यहां पे अपना जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद द कंपनीज रूल 2014। कंपनीज रूल 2014 क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट, A company may be formed for any lawful purpose। किसके लिए फॉर्म होती है? फॉर्म मतलब एस्टैब्लिश, क्रिएट। फॉर लॉफुल पर्पस मतलब लीगल ऑब्जेक्ट के लिए आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। इलीगल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया में ड्रग्स का सेलिंग करना ये इलीगल है और आप कंपनी फॉर्म करते हो ड्रग्स सेल करने के लिए या ड्रग्स बनाने के लिए। मैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो गांजा हीरोइन वाला, तो वो इलीगल है, तो उसके लिए आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो कि कंपनी कोई लीगल ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होनी चाहिए। 7 और मोर पर्सन वेयर कंपनी टू बी फॉर्म इन अ पब्लिक कंपनी, मतलब अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। इसको टिक मार्क करना इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर पर्सन टू फॉर्म प्राइवेट कंपनी। और अगर ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, तो ऑब्वियस है कि वो नाम से ही पता चल जाता है, इट इज फॉर्म विद अ वन पर्सन, जो कि अल्टीमेटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही हिस्सा माना जाता है। बाय सब्सक्राइबिंग द नेम्स और हिज नेम टू मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनको मेमोरेंडम में, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर जो अलग अलग क्लॉजेस आता है, उसके अंदर जो भी ये लोग हैं जो कि कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, वो लोग अपनी साइन करते हैं, मतलब सब्सक्राइब करते हैं और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं ताकि वो कंपनी रजिस्टर हो सके। और कंपनी फॉर्म अंडर सब सेक्शन 1, देखो अगर कंपनी फॉर्म हुई है अंडर सब सेक्शन 1, देन इट मे बी आइदर, क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी, जो कि कहता है सेक्शन 1। कैसी कंपनी हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम, मतलब शेयर होल्डर ने जो शेयर खरीदे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट पे करनी बाकी है वहां तक ही उसके शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। देन सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं और वो गारंटी की अमाउंट तक वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी। एंड अनलिमिटेड कंपनी। नाउ इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी or specified IFSC private company in section 3 subsection 2 of the Companies Act 2013 following provision shall be inserted, और वो क्या है, तो provided that a specified IFSC public company or specified IFSC private company shall be formed only as a company limited by share,
मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही अब आप रजिस्टर्ड या एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गई है। क्लियर हुआ? यहां तक की चीजें एक बार अच्छे से पढ़ लो। अभी दोस्तों हम लोग अगर कंपनी की बात करें तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात की है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब लॉफुल, लीगल कंपनी, ऐसा समझो। जिसको वैसे सारी कंपनी लीगल कंपनी होती है, बट स्टैट्यूटरी मतलब कोई स्पेशल लॉ, कोई स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर में उस कंपनी को फॉर्म किया जाता है। तो देखो, अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड बाय, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करोगे, इनकॉर्पोरेटेड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल लॉ बनाती है और उस लॉ के अंडर में उस कंपनी को सेटअप करती है, तो उस कंपनी को कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप एग्जाम्पल के नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि रेलवेज, वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा। इन सब के लिए कंपनी इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। देन सेकंड कैटेगरी इज रजिस्टर्ड कंपनी। देखो, रजिस्टर्ड कंपनी तो सिंपल, जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है वो सारी की सारी कंपनी हो गई रजिस्टर्ड कंपनी। तो देखो, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर कंपनी एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पहले। तो जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हुई है वो सारी की सारी कहलाएगी रजिस्टर्ड कंपनी। एंड अनरजिस्टर्ड कंपनी मतलब कि आखिरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अपनी अनरजिस्टर्ड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड। क्या याद रखना है? नाम से ही पता चल जाता है, कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड और कवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 375। मेन वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए वो खास आपको याद रहने चाहिए, वो आपके आंसर में आने ही चाहिए। इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पार्टनरशिप फॉर्म, रेलवे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एनी अदर इंडियन लॉ और रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ। मेन चीज याद रखनी है, जो भी कंपनी यहां पर रजिस्टर्ड नहीं हुई है अंडर कंपनीज एक्ट तो उसको हम बोलेंगे अनरजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे तीन और कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, इसकी कैटेगरी है। अब हम इसके अंदर आगे जाएंगे तो इसमें तीन पार्ट आएंगे रजिस्टर्ड कंपनी में, जिसमें सबसे पहला अपना रहेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि हमने आगे भी नाम देखे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी विच हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी उन्होंने जितनी अमाउंट के शेयर खरीदे हैं वहां तक लिमिटेड रहेगी, उसकी जितनी अनपेड अमाउंट है बस वही उनको पे करनी है। अगर सारी की सारी अमाउंट पे कर दी तो वो शेयर होल्डर्स टेंशन फ्री। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर होल्डर्स ने शेयर सब्सक्राइब करते वक्त जितनी अमाउंट की गारंटी दी है, मतलब शेयर 10,000 की रकम के खरीदे बट गारंटी दी है 15,000 रुपए की, तो वो शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी विच इज 15,000 गिवन बाय देम। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, पर हालांकि इंडिया में ऐसी परमिशन नहीं है। अभी हम यहां पर आगे फर्दर बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो यहां पर आगे और क्या कैटेगरी जाएगी, तो पहला आएगा प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है प्राइवेट कंपनी, उसके बाद पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ये इसके बेस के ऊपर भी जा सकते हैं, हु इज द होल्डर, ओनर, ओनरशिप किसकी है, इसके बेस के ऊपर ये कैटेगरी जाएगी। ये कैटेगरी किस बेस के ऊपर है, ओनरशिप। अगर ओनरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो तो कंपनी को इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सारी चीजें ऊपर स्टडी कर ली बस वही चीजों को यहां पर फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, इनकॉर्पोरेशन के बेस के ऊपर कौन कौन सी कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी जो कोई भी एक्ट के अंडर में फॉर्म हुई हो, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, जबकि ये रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहली कैटेगरी अपनी रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनीज हैविंग लिमिटेड
लायबिलिटी या लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ये मेन वर्ड्स है। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा, मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक by the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up, and it is known as company limited by guarantee, मतलब up to the amount of guarantee given by the members उनकी liability limited रहेगी। और लास्ट है limited by shares, तो liability कहां तक रहती है, up to the amount of shares held by them। तो देखो liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid, ये main words है, unpaid on the shares held by them। क्लियर, तो ये मेन चीजें आपको याद रखनी है। और अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करते हैं, यहां से कैटेगरी चेंज हो रही है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। तो अदर फॉर्म के अंदर सबसे पहला है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 मतलब वो कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होती है, ना कि कोई प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो वो आती है सेक्शन 8 में। तो देखो, अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एज अ लिमिटेड कंपनी एंड प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट, कौन कौन सी चीजें सेटिस्फाई होती है तो ही सेक्शन 8 के अंडर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज के उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस कंपनी का, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट, मतलब प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस ही नहीं है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन सबको प्रमोट करना, यानी कि सोशल पर्पस है। इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो अप्लाई द प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कहीं से भी कोई इनकम या प्रॉफिट हो भी जाता है तो उसको घर पर नहीं ले जाएंगे, उसको हमारा जो ऑब्जेक्ट है, प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, वो सबको प्रमोट करने के लिए ही पैसा इस्तेमाल करेंगे। एंड थर्ड, प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हां यही पर्पस है जो लिखा हुआ, यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहां पर सेक्शन 8 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी क्या कहा है, देखो ध्यान से, अलाउड टू रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी विदाउट एडिशन टू इट्स नेम द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। देखो विदाउट एडिशन, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है तो आपको पता है कि उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगता है। बट अगर सेक्शन 8 के अंडर में कंपनी है, मतलब चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी है, तो उनको पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कोई वर्ड लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Then the association proposed to be registered under section 8 shall not be proposed to be an unlimited कंपनी। ये अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप वैसे भी चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हो। देन नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी इसी के अंदर, देखो ये सेक्शन 8 कंपनी थी, हाईलाइट कर देते हैं, ये अपनी सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद आती है गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसका मेजर होल्डिंग, मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल और स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन, मिक्स भेल करो, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट होनी चाहिए मेजर स्टेक के लिए। तो देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट or any state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments, and includes a company which is subsidiary company of government company। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसके 51% से ज्यादा का होल्डिंग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लाइक भारत सरकार के पास हो या गुजरात गवर्नमेंट के पास हो, या स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब एक से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर ये होल्डिंग रख रही है,
मतलब 51% कितना कैसे हो रहा है? तो फॉर एग्जांपल उसमें से 26% जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के पास है एंड 25% महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, चलेगा। तो भी यहां पर गवर्नमेंट के पास ही होल्डिंग हुआ ना 51% या उससे ज्यादा का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कि 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड 21% गुजरात गवर्नमेंट का है, या 11% दिल्ली गवर्नमेंट का है, 10% पंजाब गवर्नमेंट का है और 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कुछ भी करके 51% से ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। देन नेक्स्ट वन इज फॉरेन कंपनी। सिंपल, कोई भी कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई है। मेन वर्ड क्या याद रखना है? रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो देखो यहां पर क्लियरली बोला है, पहले तो सेक्शन कौन सा याद रखना है यहां पर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको याद रखने हैं। एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है बट उसका बिजनेस ऑपरेशन यहां पर भी चालू है। देखो, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, या तो उसके कोई एजेंट के पास हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में भी हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी यहां पर बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल ऑफिस ही हो। यहां पर अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो ऑनलाइन भी वर्क होता हो, मतलब है यूएस की कंपनी बट इंडिया में भी ऑनलाइन ऑपरेट होती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है और काम इंडिया में कर रही है, तो इंडिया के एंगल से वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना कि वो कंट्री के अंदर वो फॉरेन कंट्री नहीं होगी, इंडिया के लिए वो फॉरेन कंट्री होती है। फिर वो संटा वंटा जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा था ना कि भाई संटा जो है वो एक बार लंदन जाके आता है और आके अपनी बाइक को, मतलब अपनी वाइफ को पूछता है कि क्या डू आई लुक लाइक अ फॉरेनर? संटा की वाइफ सोच रही है, नहीं यार तुम तो फॉरेनर नहीं लगते हो, पता नहीं मैं लंदन गया था ना तो वहां पर सब लोग बोल रहे थे कि फॉरेनर है फॉरेनर है। तो भाई वो लंदन में इंडिया वाला फॉरेनर है, ठीक है, इंडिया के अंदर वो इंडिया वाला फॉरेनर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से कोई लंदन का बंदा इंडिया में आता है तो अपने लिए वो फॉरेनर है, लंदन में वो फॉरेनर नहीं है। तो अगर लंदन की कोई कंपनी इंडिया में है, काम करती है, तो हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, रजिस्टर्ड या जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है पर काम इंडिया में कर रही है, तो इंडिया के लिए वो फॉरेन कंपनी। देन कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ ही समझ में आते हैं, दोनों ही बहुत सिंपल है। कोई भी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर, मतलब कि ओनरशिप रखती है, तो वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी का इस तरह से 50% से ज्यादा स्टेक किसी और ने रखा हुआ है, तो वो कंपनी बन जाती है सब्सिडियरी कंपनी। तो देखो बहुत सारी चीजें लिखी है बट याद रखना बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ABC लिमिटेड है, ठीक है, और ये XYZ लिमिटेड है। अभी ये ABC लिमिटेड के, ये XYZ लिमिटेड के 50% से ज्यादा के शेयर्स XYZ लिमिटेड के वो है ABC लिमिटेड के पास। क्या बोला? XYZ के 50% से ज्यादा के शेयर ये है ABC लिमिटेड के पास। तो ABC लिमिटेड जो है ना, उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। ये हो गई अपनी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि ABC के पास दूसरी किसी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स हैं। वहीं पे जो XYZ लिमिटेड है उसको हम बोलेंगे सब्सिडियरी ऑफ ABC लिमिटेड। तो ध्यान से, ABC Limited is the holding company of XYZ and ABC Limited is the holding company of XYZ and XYZ Limited is the subsidiary company of ABC Limited, ठीक है। तो ये चीज पूरी मैंने समझाई, आप इसको प्रॉपरली एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे। यहां तक सेम कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक बार रीड कर लेना है। मेन चीज क्या याद रखना है कि कोई भी कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, देन इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। And company whose 50% or more shares is held by other company, then that company is called subsidiary company, जिसके लिए आप ये एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो। Then
एसोसिएट कंपनीज और ज्वाइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी कहो या तो फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहो। तो यहां पर क्या कहा है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, हाईलाइट करेंगे, कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो जाएगी या होल्डिंग कंपनी नहीं हो जाएगी, बट अच्छा खासा 50% या उससे ज्यादा भी नहीं, बट अच्छा खासा 50% से कम होगा, बट अच्छा खासा शेयर्स हो किया हुआ है उसने। तो देखो, which is not a subsidiary company of the company having such influence, then it includes a joint venture company also। मतलब कि यहां पर पहले एक बार समझ लेते हैं, for this purpose or this clause the expression significant influence means control of, ये मेन वर्ड है, at least 20% of the total voting power or control of or participation in the business decision under the agreement। मतलब ये आपको खास याद रखना है, 20% से ज्यादा का वोटिंग पावर जिसके पास हो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एबीसी लिमिटेड है और ये XYZ लिमिटेड है। अभी XYZ लिमिटेड का 22% वोटिंग राइट, वोटिंग पावर ये एबीसी लिमिटेड के पास है। तो एबीसी लिमिटेड यहां पर होल्डिंग कंपनी नहीं बनी, पर एबीसी लिमिटेड कहलाएगी एसोसिएट कंपनी, ठीक है, या ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ये चीज ध्यान रखना। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर अपने को क्या कहा है, तो द टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस is the acquisition of shares, debentures or other securities of the company will be deemed to be principally engaged in the business of acquisition of shares। यहां तक आपका मेन याद रखना है ये। एंड अ कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली, मतलब लगता है अपीरेंटली कि वो मेनली किस चीज में इन्वॉल्व है, तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज इफ इट्स असेट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 50%, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑफ इट्स टोटल असेट और इट्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट लेस देन 50%, मतलब 50% से कम नहीं, उससे ज्यादा की असेट्स शेयर, डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, या वो कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा की इनकम ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब वो कंपनी जो कि प्रिंसिपली, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं PQR लिमिटेड, जिसका मेन वर्क क्या है, तो हर्षद मेहता जैसा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट, और उसकी 50% से ज्यादा की असेट्स इसी फॉर्म में है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। या उसकी 50% से ज्यादा की इनकम, 50% से ज्यादा की असेट या 50% से ज्यादा की इनकम ये इन्वेस्टमेंट से आती है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। देन नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कंपनी। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है, एंगेज है, उसको हम प्रोडक्शन कंपनी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378A, ये सब सेक्शन याद रखोगे दोस्तों, लिस्ट आउट करते जाओ, लिस्ट बनाओ, लिखोगे उतना याद रहेगा। प्रोड्यूसर कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, क्रॉस चला गया, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड in section 378B of the Companies Act 2013 and register as producer company under the Companies Act 2013। जो प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनी को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर कंपनीज। क्लियर? इसके बाद दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज निधि कंपनी। ठीक है, निधि कंपनी। अभी दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है, निधि का मतलब होता है पैसा, मनी। तो निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन इंडिया, इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर recognized under
सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड देयर कोर बिजनेस क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स। ये चीज याद रखोगे कि उसका मेन काम क्या है निधि कंपनी का? कोर बिजनेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स, मतलब वो कंपनी के जो मेंबर्स है वही एक दूसरे के लिए पैसे डिपॉजिट करेंगे, बोरो करेंगे, लैंड करेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट फंड और बेनिफिट फंड और म्यूचुअल फंड, इस तरह से उसको नाम दिए गए हैं। दीज कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर द निधि रूल 2014 अंडर MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेन चीज है मेंबर्स के बीच में ही बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ मनी के लिए जो कंपनी फॉर्म होती है उसको हम लोग कहेंगे निधि कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट मतलब छुपी हुई, ऐसा समझो, सोई हुई, मतलब जो अभी एक्टिवली काम नहीं कर रही है, पर ऑन पेपर वो कंपनी ऑन पेपर है, एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रही है। तो देखो ये किसके अंडर में आती है? तो सेक्शन 455 एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये मेन वर्ड है, फ्यूचर प्रोजेक्ट, और होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड विच हैज नॉट बीन कैरिंग any business operation or has not made any significant accounting transaction during last 2 financial year or has not filed financial statements and annual return during last 2 financial year। ये सभी की सभी चीजें जो अंडरलाइन की है वो इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी किसको हम डॉर्मेंट कहेंगे? जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए सेटअप हुई है, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनी हुई है, या तो कोई मेन एक्टिविटी नहीं कर रही है, या तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसके नहीं हुए हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न वो नहीं बना है पिछले 2 सालों में, तो उसको हम बोलेंगे डॉर्मेंट कंपनी। क्लियर? चलो एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक की चीजों को आप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर दीजिए। जरूरी चीजों को यहां पर हाईलाइट तो किया हुआ ही है, आप इसको नोटबुक में भी समराइज्ड फॉर्म में या डिटेल में आपको जो भी कन्वीनियंट हो लिखते जाइए। देन नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFCs जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, acquisitions of share, stock, bond, debenture, securities issued by government or local authority or other marketable security of a like nature, मतलब उसके जैसी ही। लीजिंग, HP, इंश्योरेंस बिजनेस, चीट बिजनेस, बट इसके अंदर इंक्लूड है नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशनल हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी और परचेज और सेल ऑफ गुड्स। ये सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब जो ये सारे काम में इन्वॉल्व है उसको, पर बैंक नहीं है पर ये काम करती है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इज अ कंपनी एंड हिज, ये टिक करते हैं, कंपनी एंड हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ, मेन चीज ये है प्रिंसिपल बिजनेस किस चीज का है, हाईलाइट करता हूं, receiving deposit under any scheme or arrangement in lump sum or even installments by the way of contribution in any other manner is also known as non banking financial company। मतलब कि जो लोगों के पास से डिपॉजिट लेती है, चाहे वो लमसम अमाउंट में हो या इंस्टॉलमेंट SIP जैसा, तो वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देन ये तो बहुत सिंपल है, लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हुई हो, लिस्टेड हुई हो, उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। तो देखिए, कंपनी विच हैज इट्स एस सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि NSE हो गया या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या ऐसे कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी रजिस्टर्ड हुई है उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। As per Rule 2A, companies specification of definition detail Rule 2014, companies not to be considered as listed companies। कौन से पॉइंट पे? For the purpose of proviso of clause 52 of section 2
of the Companies Act 2013 following class of company shall not be considered as a listed company. क्या बोला है ध्यान से, following companies shall not be considered as listed companies. तो सबसे पहला उसमें क्या कहा है, तो पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पब्लिक कंपनी है बट यहां पर इक्विटी शेयर उसने स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड या लिस्ट नहीं करवाए वो, इसके अंदर फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हो सकती है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकता है या बोथ हो सकता है, वो चलेगा. देन सेकंड इज प्राइवेट कंपनी, मैं इसके लिए अलग पेन यूज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर ओन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, प्राइवेटली अपनी जान पहचान के लोगों को दे रहे हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेबी. एंड पब्लिक कंपनी which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in section 23 subclause 3. मतलब कि जो recognized stock exchange पे नहीं है बट ये लिस्ट के अंदर जो भी सेक्शन यहां पर स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर लिस्टेड है तो उसको भी यहां पर हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे. देखो ये सब लिस्टेड कंपनी में नहीं आते हैं, नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. उसके बाद स्मॉल कंपनी काफी सिंपल है. स्मॉल कंपनी तो इसके लिए क्या बोला है, MCA for the ease of doing business has revised the definition of small companies by increasing their threshold limit. और अब क्या कर दिया है, 50 लाख का जो था पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़. तो आपको अब यही याद रखना है लेटेस्ट वाला. ठीक है, मतलब जिसकी पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपीस, ये पुराना वाला है. ठीक है, तो पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, मतलब उसको हम लोग दिखे इस तरह से कट कर देते हैं. देखो नॉट एक्सीडिंग 50 ये कट 50 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग 2 लाख ये कट 2 करोड़. अभी उसकी जगह पे लिमिट क्या हो गई है, तो 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ का. Thus the definition of small company under section 285 read with rule 1T of the company's specification of definition details 2014 with the effect from 1st April 2021 latest वाला. Small company means कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी एंड पेड अप, ये सारी चीजें जो ऊपर आ चुकी है वही. पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर क्या है, नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपीस. ठीक है, ये याद रखना है. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट. इन सबको ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है. क्लियर. तो आज के सेशन में हम लोग यहां तक रखते हैं. ये चीजें आप लोग इसके बेस के ऊपर सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करोगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब ये सभी कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में और डिस्कशन करने वाले हैं. तो यहां पर हम लोग हमारा ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं. इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप लोग CS के कोई भी लेवल के लिए अवेल करना चाहते हैं एट द लोएस्ट फीस, तो आप गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.